हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम के प्रख्यात उपन्यास सूखा बरगद पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत का हमारा विषय है अल्पसंख्यक समाज और असुरक्षा की भावना। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है और आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो स्वयं भी आपने महसूस किया होगा कि यह उपन्यास जो है वो मुस्लिम समाज के बारे में है। मुस्लिम समाज के अंदर जो स्थितियां हैं, उनके जो आपसी संघर्ष है, द्वंद्व है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर ये उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास की कथा की शुरुआत आज़ादी के बाद से होती है और 1980-82 तक की घटनाओं को इसमें लिया गया है। एक परिवार को सामने रखा गया है, छोटा सा परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार, अब्दुल वहीद खान का, जिनके 2 बच्चे हैं, रशीदा और सुहेल। तो आज इसी उपन्यास के माध्यम से, इन चरित्रों के माध्यम से हम अल्पसंख्यक समाज के बारे में और उसकी असुरक्षा को जिस तरह से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस बातचीत का जो सैद्धांतिक आधार है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपने पहले कार्यक्रम में भी, सूखा बरगद पर जो हमने बातचीत की थी, कि यह आज़ादी के बाद का उपन्यास है। जब देश का विभाजन हुआ और एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान बना, उस समय भी भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रह रहे थे, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में। और ये जो मुस्लिम समाज था, ये मुस्लिम समाज एक धार्मिक समुदाय था जो बहुसंख्यक समाज की तुलना में मात्रा में, संख्या में बहुत कम था, बहुत थोड़ा था। लगभग ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 13-14% भारतीयों का 13-14% मुसलमानों से बना है। तो मुसलमान हिंदुओं की तुलना में, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, उनकी आबादी लगभग 80-82% है। तो इस दृष्टि से अल्पसंख्यक समाज के रूप में हम मुसलमानों की चर्चा कर सकते हैं, हम ईसाइयों की चर्चा कर सकते हैं, पारसी की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये उपन्यास चूँकि मुस्लिम समाज के बारे में है, इसलिए हम अपना विचार जो है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि इसकी कथा वस्तु भी मुस्लिम समुदाय के बारे में है। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की है कि कोई भी समाज जहाँ पर अलग अलग तरह के धार्मिक समुदाय हैं, यानी कि जहाँ पर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, इस तरह के जो समाज है, जैसे भारतीय समाज है, उस तरह के समाज में इस बात की संभावना काफ़ी रहती है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में संघर्ष हो, उनके बीच में विवाद हो, उनके बीच में ऐसे संबंध हो जो संघर्ष के कारण बनते हैं। ये दुनिया में सब जगह है, जहाँ भी, जैसे आपको मालूम होगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में, वहाँ पर जर्मन नागरिक तो थे ही, उसके अलावा यहूदी भी थे, और यहूदी वहाँ के अल्पसंख्यक थे, और जर्मन और यहूदियों के बीच में भी काफ़ी संघर्ष था। जब हिटलर का शासन वहाँ पर था तो उन्होंने यहूदियों पर बहुत जुल्म ढाए। 60 लाख करीबन यहूदियों की हत्या कर दी गई थी हिटलर और हिटलर की सेना द्वारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में किस तरह के संबंध है, उस संबंधों से उनकी सुरक्षा और असुरक्षा की भावना का भी पता चलता है। हिंदुस्तान कहना चाहिए एक धार्मिक राष्ट्र नहीं है, यानी कि वह हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो पाकिस्तान की तरह कोई धार्मिक राष्ट्र के रूप में उसने अपने को नहीं बनाया है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर राष्ट्र के रूप में इसने अपने बनाया है। और इसके संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ के सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों ना हो, उनकी जाति कुछ भी क्यों ना हो, उनका
उनके बीच में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को समान अधिकार है। लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा हो पाता है? शुरू के कुछ दशकों को छोड़कर बाद में जो सांप्रदायिक राजनीति उभरी, उस सांप्रदायिक राजनीति ने एक तरह से कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के बीच में असुरक्षा पैदा की। यह सांप्रदायिक राजनीति ने जगह जगह दंगे कराए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो उनकी असुरक्षा को बढ़ाने वाली थी। आप देखेंगे कि असुरक्षा किस तरह की होती है। असुरक्षा जीवन की होती है, यानी कि जब उन्हें इस बात का डर पैदा हो कि हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। असुरक्षा इस बात की हो सकती है कि उन्हें अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, उनकी अपनी जो धार्मिक पहचान है, उसका पालन करने का, उसकी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त ना हो। हम इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से करेंगे आगे। और तीसरी चीज़ जो है कि जो भी राजसत्ता द्वारा सुविधाएं और साधन उपलब्ध होते हैं अपने नागरिकों के लिए, वो सुविधाएं और साधन पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका बंटवारा हो। यानी कि बहुसंख्यक को जो चीज़ें मिल रही है वो अल्पसंख्यकों को न मिले। जैसे नौकरी में उनको जगह न देना, शिक्षा में उनको जगह न मिलना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा वास्तव में हो रहा हो, लेकिन ये संभव है, इस बात की संभावना काफ़ी रहती है कि एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय ये साथ सोचे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो भेदभाव वास्तव में है या नहीं है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन अगर वो ऐसा सोचता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, तो भी समाज के अंदर समस्याएं पैदा होती है। तो इस तरह से जब हम अल्पसंख्यक समाज की असुरक्षा की बात करते हैं तो आमतौर पर तीन तरह की असुरक्षा: जीवन की असुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक अस्मिता की को लेकर उनके मन में जो भय पैदा होता है उसकी बात, और जो भी राजसत्ता के द्वारा सुविधाएं, साधन, नौकरी, पेशा, ये सब चीज़ें जो प्राप्त होती है उनका प्राप्त न होना या उनके प्राप्त न होने के बारे में उनके मन में धारणाएं बनना। तो हम इन्हीं सब की धीरे धीरे विचार करेंगे इन पर। सबसे पहले सांस्कृतिक अस्मिता की बात लें। सांस्कृतिक अस्मिता, आप जानते हैं कि सभी धर्मावलंबी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उनकी अपनी कुछ परंपराएं होती है जो दूसरे धर्मावलंबियों से भिन्न होती है। जैसे मुस्लिम समाज जो है उनके वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, ईद मनाते हैं, उनके धार्मिक त्यौहार अलग होते हैं, उनका पहनावा भी कई जगह पर अलग है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्हें हिंदुओं से या ईसाइयों से या सिखों से, जैनियों से, पारसियों से अलग करती है और वो उनकी पहचान बनाती है। उन्हें ये लगता है, ऐसा लग सकता है कि हमारी ये जो पहचान है उस पहचान को ख़त्म किया जा रहा है, उन पहचान को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस रूप में देखें कि उन्होंने अपने को, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को इस बात से जोड़ रखा है कि उर्दू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। अब इस उर्दू को पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है, उसको पढ़ाई का माध्यम, राजकाज का माध्यम नहीं बनाया जाता है और धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है या उन्हें धकेला जाता है कि नहीं, आप उर्दू नहीं पढ़ेंगे, आप हिंदी पढ़ेंगे। उर्दू जो है वो अब हिंदुस्तान में उर्दू के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस तरह की भावना आती है तो मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करता है। मैं उर्दू का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे ठीक संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि उर्दू को विदेशी भाषा मान लेते हैं। बहुत सारे हिंदू भी ये समझते हैं कि उर्दू एक विदेशी भाषा है,
जबकि उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, वो भारतीय भाषा है। हिंदी की तरह वह भी खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप है। फ़र्क हिंदी और उर्दू में सिर्फ इतना है कि अरबी फारसी के शब्द उर्दू में ज़्यादा होते हैं और हिंदी में अरबी फारसी के शब्द कम होते हैं। कम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं ऐसा नहीं है। इसी तरह से उर्दू में भी अरबी फारसी के ही सारे शब्द नहीं हैं, उसमें देश शब्द भी है, उसमें संस्कृत के शब्द भी हैं। तो लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क यह है कि जहाँ उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन हिंदी बोलते हुए और उर्दू बोलते हुए बहुत आसानी से हम अंतर नहीं कर सकते। उर्दू और हिंदी बोलने में एक सी है। हम हिंदी में भी कहेंगे मैं जाता हूँ, उर्दू में भी कहेंगे मैं जाता हूँ, वह खाता है। तो इस तरह से बहुत सारी वाक्य रचना वगैरह वही होती है, थे का इस्तेमाल वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो भाषा एक ही है, लेकिन अस्मिता के साथ जुड़ गई। हिंदुओं ने, उत्तर भारत के हिंदुओं ने हिंदी को अपनी अस्मिता के साथ जोड़ लिया है, मुसलमानों ने उर्दू को अपनी अस्मिता के साथ जोड़ लिया है, जबकि उर्दू हिंदुओं की भी भाषा है। बहुत सारे हिंदू लेखक उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और हिंदी में उपेंद्र नाथ अश्क जो हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, वो उर्दू के भी उतने ही बड़े राइटर हैं। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के राइटर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण चंद्र उर्दू के राइटर हैं। तो हिंदी और उर्दू के बीच में ये जो अस्मिता का प्रश्न पैदा हो जाता है, यानी कि मुसलमान ये समझने लगते हैं कि उर्दू के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, उर्दू को दबाने की कोशिश की जाती है, तो एक तरह से वो अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है, उनकी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। तो ये सच्चाई है अपनी जगह। यानी कि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू हिंदुओं और मुसलमान दोनों की भाषा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उसे मुसलमानों की भाषा समझ लिया गया है और उसके साथ में भेदभाव किया जाता है, यानी कि उससे जितना प्रोत्साहन या संरक्षण मिलना चाहिए आज़ादी के बाद में वो नहीं मिला। एक और चीज़ आप देखेंगे कि एक चीज़ की इसमें उल्लेख किया गया है कि ये जो बच्चे हैं अब्दुल वहीद खान के अब्बू के, रशीदा और सुहेल, इनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है, लेकिन अपने पारिवारिक कारणों से इन्होंने उर्दू बहुत अच्छी तरह से सीखी है और उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू को पढ़ा है। तुलना में इन दोनों भाषाओं की तुलना में हिंदी को उतना नहीं पढ़ा है और वो समझते हैं कि हिंदी की तुलना में, उर्दू की तुलना में हिंदी क्या है, हिंदी में कोई बड़ा लेखक भी नहीं हुआ। जो भी बड़े लेखक हुए हैं वो सब उर्दू में हुए हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे उपेंद्र नाथ अश्क हो, चाहे दत्त भारती हो। लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि नहीं, हिंदी में भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं और हिंदी में भी जो है बड़े लेखक हैं, तो उन्हें अपने अज्ञान का बोध होता है। उन्हें पता लगता है कि उन्होंने कुछ धारणाएं अपने अंदर मान ली थी। तो एक तरह से यह अस्मिता का सवाल जो है, सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल बहुत तरह की धारणाओं से बनता है, बहुत तरह की धारणाओं से। वो धारणाएं यथार्थ पर आधारित भी होती है, वो धारणाएं जो है बहुत सारी ऐसी संकल्पनाओं पर आधारित होती है जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता। इसी तरह से पर्दा प्रथा आप जानते हैं कि हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में पर्दा नहीं है, वो घूंघट निकालते हैं, वो उस तरह से बुर्का नहीं पहनते, हिंदू मुसलमान पहनते हैं। लेकिन ये पर्दा प्रथा जो है ये पिछड़ेपन की निशानी है, चाहे वो घूंघट निकाला जा रहा हो, चाहे बुर्का पहना जा रहा हो। लेकिन मुसलमान ये समझने लगता है कि बुर्का जो है उनकी सांस्कृतिक पहचान है और उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुर्का को छोड़ने की बात की जाती है, पर्दे को छोड़ने की बात की जाती है, तो एक तरह से वो मुसलमान की सांस्कृतिक अस्मिता को तोड़ने की बात हो रही है। इस उपन्यास के अंदर जो अम्मी है, रशीदा और सुहेल की माँ, वो बुर्के के बिना घर से बाहर नहीं जाती। वो ये समझती है
कि एक मुस्लिम स्त्री होने के कारण मुझे हमेशा घर से बाहर बुर्के से निकलना चाहिए। लेकिन इसके पति जो है अब्बू, वो प्रगतिशील है, वो इन चीज़ों के पक्ष में नहीं है, वो प्रगतिशील है और वो उनकी सोच नई सोच है। परिणाम क्या होता है कि उनकी माँ, रशीदा की माँ तो बुर्का पहनती है, लेकिन वो अपनी बेटी पर इस तरह का कोई दबाव नहीं डालती और बेटी हमेशा बिना बुर्के के ही स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है, नौकरी के लिए भी जाती है। तो एक तरह से ये जो सांस्कृतिक पहचान है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आकर बदल जाता है। वह उस माँ के लिए बुर्का बहुत अनिवार्य था, लेकिन बेटी के लिए वो अनिवार्य नहीं होता और माँ भी इसे स्वीकार कर लेती है। तो ये चीज़ है। इसी तरह से मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, जाहिर है कि एक मुसलमान है तो नमाज भी पढ़ेगा, रोज़ा भी रखेगा, है, ईद भी मनाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब्बू जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, वो कभी मस्जिद नहीं जाते, क्योंकि वो प्रगतिशील है, वो अपने को नास्तिक मानते हैं, यानी कि खुदा में यकीन नहीं करते। तो एक तरह से हमारे सामने अल्पसंख्यक समाज जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में आता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे तब ही मुसलमान होंगे। अब्बू समझता है कि मैं प्रगतिशील हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं ये इस सब से बंधा रहूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही भावनात्मक रूप से असर डालती है, जैसे उर्दू की बात मैंने कही, इसी तरह से गाय और सूअर की बात। इस उपन्यास में इस मुद्दे को भी उठाया गया है। एक हिंदू कभी भी गाय का मांस नहीं खाएगा, ये मानता है, ये एक तरह की मान्यता है। और ये माना जाता है कि हिंदू जो है गाय को माता समझता है, गौ माता के रूप में उसकी पूजा करता है। मुसलमान जो है वो सूअर के मांस नहीं खाता, सूअर का मांस खाना मुसलमान के लिए हराम है। ये दो तरह की मान्यताएं हैं और हर एक हिंदू ये सोचता है कि अगर उसे गाय का मांस खिलाया जाएगा तो एक तरह से उसे भ्रष्ट किया जाएगा। आपने गोदान उपन्यास प्रेमचंद का पढ़ा हो तो उसके अंदर जो दाता दीन और माता दीन नामक जो ब्राह्मण है, उसमें माता दीन के मुंह में दलित जो है हड्डी डाल देते हैं, तो वो एक तरह से अपना यह समझता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है और अब उसका जो है शुद्धि नहीं हो पाएगी। शुद्धि की भी जाती है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसका पाप बोध ना रहता है। इसी तरह से किसी मुसलमान से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो सूअर का मांस खाएगा। लेकिन एक प्रगतिशील मुसलमान जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो क्या करे? उसके पिता के बारे में ये शहर में फैला हुआ है कि उसके पिता ने सूअर का मांस खाया था और ये जो है एक बहुत बुरी बात थी। तो इस तरह की चीज़ें धार्मिक या सांस्कृतिक अस्मिता के तौर पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई समाज में होती है। उर्दू का सवाल है, पर्दे का सवाल है, गाय और सूअर का सवाल है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो अस्मिता के साथ जोड़ ली जाती है। यानी कि ये माना जाता है कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ की आलोचना की जाती है और उसके लिए मुसलमान की आलोचना की जाती है या मुसलमान को नीचा दिखाया जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि ये हमारी अस्मिता पर, हमारी पहचान पर एक तरह से आक्रमण है। तो इन चीज़ों को भी इसमें उठाया गया है। लेखक का दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है, प्रगतिशील दृष्टिकोण है। उसने उन कमजोरियों को भी दिखाया है और उन बातों को भी बताया है जो भेद डालने वाली है, और उसके लिए दोनों ही समाज के जो कठमुल्ले लोग हैं वो जिम्मेदार है, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। तीसरी चीज़ जो है वो है राजनीति। आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना के पीछे वोट की राजनीति भी काम करती है। कई लोग ये समझते हैं कि मुसलमान एक वोट बैंक है और इसलिए वो वोट बैंक तभी बने रहेंगे जब तक कि उनके अंदर असुरक्षा पैदा न कर दी जाए। अब इस चीज़ के भी दो पहलू है। एक पहलू तो यह है कि यह असुरक्षा की भावना वास्तव में है और इस कारण से
वे एकजुट होकर एक जगह वोट देते हैं या ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो कि उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, जो दंगे फसाद से उनकी रक्षा कर सके या दंगे फसाद ना होने दे, जो उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव न करे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रश्न भी है। इस उपन्यास में रजब अली और असगर करके दो ऐसे चरित्र हैं जो मुसलमानों के अंदर इस बात को हमेशा फैलाते रहते हैं कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है, तुम्हारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता है। सुहेल पर भी इसका असर पड़ता है और सुहेल भी मानने लगता है कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का देश नहीं है, और इसलिए उनको वे सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो कि एक हिंदू को मिलती है। लेकिन इसको कहानीकार ने, इस उपन्यासकार ने एक और चीज़ से जोड़ा है। अगर दो समाज एक साथ रहते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, उनके घर आसपास में है, तो उनके बीच में संबंध भी बनेंगे। इस उपन्यास में सुहेल और रशीदा दोनों हिंदू से प्यार करते हैं। सुहेल जो है गीता नाम की एक लड़की से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, बहुत गहरा दोनों के प्रति प्रेम है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि गीता की शादी किसी और से कर दी गई है तो उसे बड़ा धक्का लगता है और वो ये सोचता है कि गीता को मुझसे मेरा प्यार ठुकरा कर चली गई है, तो उसका कारण यह है कि मैं मुसलमान हूँ। वास्तविकता क्या है हमें नहीं मालूम। उपन्यास ये नहीं बताता कि गीता ने किन परिस्थितियों में आकर सुहेल से संबंध तोड़ा और किसी और से शादी कर ली। लेकिन हम अगर थोड़ा भी तटस्थ होकर सोचें, और उपन्यास में इस चीज़ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है कि हम नहीं जानते कि गीता के साथ क्या घटित हुआ। हो सकता है उसने अपने माता पिता को कहा हो कि वह सुहेल से प्यार करते हैं, लेकिन जानते हैं कि एक मुस्लिम समाज की तरह हिंदू समाज भी लगभग वैसा ही पिछड़ा हुआ है, उसी तरह का है। वहाँ पर भी किसी हिंदू लड़की के लिए किसी मुसलमान लड़के से शादी करना जो है वो आसान काम नहीं है। माता पिता उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर शादियाँ अब भी माता पिता द्वारा तय की जाती है, जहाँ शादियाँ अपनी ही जाति और अपने ही धर्म में की जाती है, वहाँ पर गीता के लिए कोई आसान रास्ता नहीं रहा होगा अपने माता पिता को इस बात के लिए तैयार करना। और कुछ मजबूरियाँ रही होगी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही होगी जिसके कारण उसकी शादी किसी और के साथ कर दी गई। लेकिन सुहेल ने इसे इसी रूप में ग्रहण किया कि वह चूंकि मुसलमान था इसलिए गीता का प्यार उसे नहीं मिल सका। और उसके बाद से ही एक तरह से उसका पढ़ाई से मन उठ जाता है। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के चौथे साल में जब गीता की शादी कहीं और हो जाती है तो इससे इतना धक्का लगता है कि उसका पढ़ाई से मन उचट जाता है। वह रजब अली जैसे राजनीतिज्ञों के फेरे में पड़ जाता है जो कि लोगों को गुमराह करते हैं। यही रजब अली जो मुसलमानों को डर दिखाकर, मुसलमानों में भय पैदा करके अपने पक्ष में करना चाहता है, वही एक दिन भारतीय जनसंघ में शामिल हो जाता है और इस बात से सुहेल को बहुत धक्का लगता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि अगर दो समाज एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में संबंध भी बनेंगे, उनके बीच में प्रेम विवाह भी होंगे और ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसा ही ठीक रशीदा के साथ भी होता है। सुहेल का एक दोस्त है विजय, जो बचपन से ही, यानी कि जब वो बहुत छोटे थे तब से विजय और सुहेल एक दूसरे के घर आते जाते थे। सुहेल की माँ जो हमेशा दूसरों के सामने पर्दे में रहती थी और बुर्का पहनकर घर से निकलती थी, वह कभी भी विजय के साथ में इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करती। उसके लिए सुहेल और विजय दोनों एक तरह से उसके बच्चों की तरह थे, क्योंकि वो बचपन से ही विजय को अपने यहाँ पर देखा है, अपने बेटे के साथ देखा है। इसी विजय से
रशीदा को प्रेम हो जाता है। न केवल प्रेम होता है दोनों को एक दूसरे से, बल्कि उनके बीच में दैहिक संबंध भी बन जाते हैं। और जब दैहिक संबंध बनते हैं तो विजय को अचानक ऐसा लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रशीदा को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि वो उससे विवाह करेगा, उसे रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन रशीदा जो सुहेल की तुलना में ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा प्रगतिशील है, वो सोचती है कि केवल एक घटना के कारण सुहेल अपने को विजय जो है वो अपने को बंधा हुआ क्यों महसूस करे। अगर वो मुझसे प्रेम करता है या अगर हम दोनों चाहते हैं कि शादी करें तो शादी करेंगे, लेकिन केवल इसलिए वो शादी करे क्योंकि उसके मेरे से संबंध बने हैं, वो उपयुक्त नहीं है। उसे लगता है कि विजय उस पर दया कर रहा है, उसे एक तरह से आश्वस्त करना चाहता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे जो है चिंता करने की बात नहीं है, वह उसके साथ खड़ा रहेगा और उसको पूरी सुरक्षा देगा और उसके साथ विवाह करेगा। लेकिन रशीदा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें, ये घटनाएँ जब होती है समाज में, जब इस तरह के असुरक्षा पैदा होती है तो कई तरह की गलतफहमियाँ भी होती है। उसके पिता जो बहुत ही समझदार हैं, वो अपने बच्चों को समझाते हुए एक बार कहते भी हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं हम बना लेते हैं। अगर दो हिंदू आपस में लड़ रहे हों तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक हिंदू और मुसलमान आपस में तू मैं करने लगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है और कुछ ऐसा हो गया है जिसके अंदर सियासत ढूंढी जाने लगती है, राजनीति ढूंढी जाने लगती है। अगर साथ रहेंगे तो लड़ाई भी होगी, प्रेम भी होगा तो लड़ाई भी होगी। ऐसा संभव नहीं है कि दो समाज साथ साथ रहें और उनके बीच में किसी तरह के संबंध ना हो। तो उसके पिता जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि दरअसल साथ रहेंगे तो ये सब बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके बीच में राजनीति ढूंढकर इन बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना और बढ़ा चढ़ा देना, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए या किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। तो एक और चीज़ हम देखते हैं कि विजय के साथ रशीदा का जो संबंध है उसमें दरार कब आती है। दरार तब आती है जब उसके पिता की मृत्यु के बाद, सुहेल के पिता की मृत्यु के बाद, उसका एक ऐसे रिश्तेदार जो सऊदी अरब में रह रहे हैं कई सालों से, वो आते हैं। और जब वो घर में होते हैं उस समय जब विजय वहाँ पहुँचता है तो वो रिश्तेदार उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसे कहता है कि हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम, तुम चले जाओ यहाँ से। विजय को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो जो है उसका विरोध करता है। रशीदा भी विरोध करती है, लेकिन उसका भाई नहीं करता। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद रशीदा को ये महसूस होता है कि अगर विजय को उन रिश्तेदार ने ये कह भी दिया कि तुम चले जाओ, तो उसे इस बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। उसे जो है थोड़ी देर चला भी जाता है या कम से कम शांत रह सकता था। लेकिन विजय इसे इस रूप में लेता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये लोग मुझे अपना नहीं समझते, और रशीदा इस रूप में लेती है कि इसकी नज़र में अब भी जो है हमारी पहचान एक मुसलमान की तरह है। तो आप देखेंगे कि मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जब धर्म को बीच में ले आते हैं, जाति को बीच में ले आते हैं, तब एक तरह से संबंधों में दरार पड़ने लगती है। हम बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा होती है, और यह चूँकि वोट की राजनीति में इसका फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को उकसाते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे लोगों को एकजुट करते हैं, और इससे सांप्रदायिकता फैलती है। और इस सांप्रदायिकता के कारण अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज असुरक्षित होता है
उसकी सुरक्षा का दायित्व जो है राज सत्ता पर है, उसकी सुरक्षा का दायित्व बहुसंख्यक समाज पर है। अगर बहुसंख्यक समाज इस बात को नहीं समझता कि जो उससे भिन्न है वो भी उन्हीं की तरह है और उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर उसके प्रति इस दायित्व को न राज सत्ता समझती है और न समाज समझता है, बहुसंख्यक समाज समझता है, तो उसके बाद में अल्पसंख्यक समाज ऐसे उनके मन में इस तरह की भावना का आना कि वो यहाँ के दोयम दर्जे के नागरिक हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन है, तो निश्चित रूप से ये किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बेहतर नहीं है। एक देश में जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज है, वहाँ पर उनकी तकलीफ़ों को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनकी चुनौतियों को समझना और सचमुच का एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना बहुत आवश्यक है। सूखा बरगद जो है वो इसी बात की ओर हमें प्रेरित करता है कि यह जो राष्ट्र नामक बरगद है, ये राष्ट्र नामक बरगद सूखना नहीं चाहिए। इसके छत्र छाया में सभी को जीने का और जीवित रहने का और अच्छे ढंग से जीवित रहने का अधिकार है। सूखा बरगद उपन्यास जो है, जैसा कि इसके शीर्षक से मालूम पड़ता है, वो एक बड़े बरगद की बात करता है। बड़ा बरगद क्या है, इसे कई रूपों में देख सकते हैं। एक भारत जैसा बड़ा देश जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती है, जहाँ जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, साझा संस्कृति। ये साझा संस्कृति या गंगा जमुना जमनी संस्कृति जो है वो केवल उसे सिर्फ हिंदुओं ने नहीं बनाया या सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, हिंदू, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, दलित, ये सब मिलकर इस संस्कृति का निर्माण हुआ है। और इस संस्कृति में सभी को समान अल्पसंख्यक समाज, उसकी असुरक्षा जो है वह केवल यह मानकर चलना कि वो सिर्फ उनकी एक संकल्पना है, उनकी एक धारणा है, ये उचित नहीं है। अगर ये ऐसा है भी तो इस धारणा को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनके साथ उनके जीवन में ऐसा कुछ ना हो जिससे उनमें असुरक्षा पैदा हो। इस बात को देखने का, इस बात को वास्तव में लागू करने का जो दायित्व है वो राज सत्ता का है, सरकार का है। सरकार को अपने प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाना चाहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो, उसकी जाति कोई भी क्यों ना हो, वह इस देश के नागरिक है और उन्हें वह सब अधिकार मिले हुए हैं जो अधिकार किसी अन्य को मिले हुए हैं। यह उस देश के बहुसंख्यकों का भी दायित्व है कि वह यह देखे कि उनके किसी भी कृत्य से या उनके बीच में ऐसे लोग तो नहीं हैं जो अपने व्यवहार से अल्पसंख्यकों के बीच में असुरक्षा पैदा करते हों। ऐसे चीज़ों को दूर करना अपने समाज से और वास्तव में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में एक भाईचारे वाले समाज बनाने का प्रयत्न करना, ये बहुसंख्यकों समाज का भी दायित्व है और अल्पसंख्यक समाज का भी दायित्व है। धन्यवाद।